नमस्कार। सत्ता भले ही आम जन चुनती है, पर सत्ता सदैव जन विरोधी ही होती है। सत्ता अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कई हथकंडे अपनाती है, जिसमें युद्ध एक सफल प्रयोगात्मक हथकंडा है और आज तो ये व्यवसाय भी बन गया है। नए नए हथियार के प्रदर्शन के लिए आज सीधे तौर पर युद्ध किसी भी देश पर किसी भी बहाने थोप दिया जाता है। इस प्रकार उस युद्ध की रिकॉर्डिंग चैनल के जरिए सारी दुनिया को दिखाई जाती है ताकि उन्हें भावी ग्राहक मिल सके। तथ्य बताता है कि आज सारे विश्व के 20% वैज्ञानिक सिर्फ विध्वंसक उपकरणों के खोज में लगे हुए हैं। प्रस्तुत नाटक इसी मानसिकता के खिलाफ छेड़ा गया एक संघर्ष है। हमारी भाषा ही हमारा हथियार है, हमारी अभिव्यक्ति ही हमारा बारूद है। हम जो कहते हैं हम उसे जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि जंग स्वयं एक मसला है। वो किसी भी मसले को हल कैसे कर सकता है? बस वो किसी कमजोर पक्ष को या सत्य की आवाज को दबा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए हमारा संघर्ष इन जंगखोर और जंगखोरी मानसिकता के खिलाफ छेड़ा गया एक अहिंसक, न्यायपूर्ण और आमजन के पक्षधर का संघर्ष है। आप सहमत हैं? तो हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। दरमिया इंसान के ये दरार क्यों है? ये नफरतों का दौर मेरे यार क्यों है? ये जमीन आसमां ये कायनात खुली थी, सरहदे मुल्कों की ये दीवार क्यों है? सब छूटना है हाथों से जब एक दिन यहां 5 काफी थे, 50 की दरकार क्यों है? आदमी की फितरत मोहब्बत पे मिटना, उसे मारने को ऐसे हथियार क्यों है? इल्म है या बेखबर हैं? आओ समझें इसे। इस प्यारी सी धरती के गुनाहगार क्यों हैं? हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 4। सुन रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो 1 2 3 4 5 6। हेलो हेलो, कोई है? कोई है? शताब्दी, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी 20वीं शताब्दी की बात सुनो। 30वीं शताब्दी के मनुष्यों, मेरी बात सुनो। 20वीं शताब्दी के मनुष्य की बात सुनो। मेरा नाम शरद चौधरी है। मैं 20वीं सदी का आदमी हूं, कैदी हूं। आप लोग मुझे कटघरे में ले आए हो। 20वीं सदी का युग में 20वीं शताब्दी। सुनो 30वीं शताब्दी, सुनो। मैं निर्दोष हूं, बेकसूर। मेरी सदी बेकसूर है, मेरी शताब्दी निर्दोष है। मेरी ये विकृत, विकलांग और कुत्सित शताब्दी निर्दोष है। 30वीं शताब्दी के मनुष्य, सुंदर मनुष्य, सुंदर शताब्दी के सुंदर सुंदर मनुष्य, मेरा ये विकृत विकलांग चेहरा देखकर फैसला मत करो। मेरी शताब्दी भी खूबसूरत हो सकती थी, शायद। शरद, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा। अभी उसे रख दो। क्यों? यहाँ बैठो। क्यों? कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं करनी, कोई बात है ही नहीं। है।
नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है कहने को, तुम लोगों के पास भी कुछ नहीं है कहने को, सिर्फ मुझे कहना है। जानती हूँ नहीं, लेकिन तुम नहीं जानती, तुम समझती हो तुम जिंदा हो। किसने कहा? गलत, बिल्कुल गलत। 20वीं शताब्दी का कोई भी जिंदा नहीं बचा, सिर्फ मैं ही बचा हूं। जानती हूँ। किस लिए? गवाही दे दी। गवाही नहीं, सफाई। मैं कह दी हूँ अभियुक्त। हाँ, अच्छा सुनो, मैं अभियुक्त। अच्छा सुनो। हाँ, कोई नहीं सुनेगा मेरी बात, कोई नहीं सुनेगा। झूठी गवाहियां ही रह जाएंगी। लाखों करोड़ों लोगों की झूठी गवाहियां उनकी नजरों में 20वीं शताब्दी को दोषी साबित कर देंगी। सुनोगे नहीं? बोलो बोलो, जो जचे सो बोलो। तुम अपनी बात पूरी कर लो, उसके बाद मैं बोलूंगा। सुधीर आया है, सुधीर आया हुआ है। सुधीर तुमसे मिलना चाहता है। सुधीर तुम्हारा लंगोटिया, तुम्हारे स्कूल का दोस्त, तुम्हारे कॉलेज का दोस्त सुधीर। मेरा कोई दोस्त नहीं है। सुधीर है, लेकिन जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। फिर भी है। सुधीर 5 साल बाद विदेश से लौटा है, तुम मिलोगे भी नहीं। याद है 7 साल पहले सुधीर आया था, 5 साल विदेश में बिताकर, तब तुम और सुधीर सारी रात बातें करते रहे, याद है ना? बातें नहीं, जिरा कर रहे थे। हाँ, जिरा कर रहे थे तुम और सुधीर, याद है ना? 5 साल पहले वही सुधीर आया है। कहाँ? बाहर है, बुलाओ। नहीं, किसे? सुधीर को। इस कमरे में? हाँ, क्यों? जा किधर रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। क्यों? तो और क्या करूँ? सुधीर से मिलोगे नहीं? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। एक बार मिल लो, बस 1 मिनट के लिए। क्या कहता है? मिलेगा नहीं? नहीं, बैठो सुधीर। सोचती थी कम से कम तुमसे तो मिलेगा ही। तुम्हें कुछ आशा नहीं? नहीं। क्यों? क्या पता, हो सकता है उस रात की बात को याद करके सोचता हो। याद है वाली तुमको उस रात की बात? हाँ है। यही शाम 7 के करीब में आया था। हाँ, बेबी बस उससे कुछ 5 मिनट पहले ही लौटे थे। विनोद बाबू के घर से लौटे थे। मैं नहाकर निकली ही थी, चोटी कर रही थी। घंटी सुनते ही मैंने सोचा भला अभी कौन आया होगा। अरे इतनी जल्दी लौट आए? हाँ यार, लौट आए। क्यों? जमघट अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो बहसबाजी हो रही थी तुम्हारी? हाँ, बहस कह सकते हैं। सब सहमत हो फिर भी लोग तो बहस कर ही सकते हैं। आखिर में चीखने चिल्लाने का मतलब भी तो यही है। चीखना चिल्लाना किस बारे में? अरे ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति, IPL, स्त्री पुरुष संबंध, सभी तरक्की की बात है। अब तुम ये लिखने बैठे हो? तो और क्या करूं? ऐसे बेकार में अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो? शरीर? चलो भाई, ये भी ठीक है। अच्छा, मनुष्य का यह शरीर उसके अस्तित्व की एकमात्र निशान है ना? एकमात्र प्रमाण। अपने शरीर को आराम से, सुख से कैसे रखा जाए, हरदम इसी की कोशिश है ना? क्यों, कुछ बोली नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। दार्शनिक व्याख्या। अच्छा बताओ ना, मैंने क्या गलत कहा? गलत कैसे कहोगे? अपने शरीर की इतनी चिंता, फिर औरों का हाल क्यों नहीं समझना चाहते? नहीं चाहते, ये किसने कहा? अरे भाई, तुम आसपास के लोगों को छोड़ो, तुम मेरा ख्याल रखती हो वो मुझे पता है। मैं कहता हूँ कि कोई मनुष्य किसी और मनुष्य को क्यों नहीं समझना चाहता? अरे यार, 1 मिनट चैन से नहीं रहने दे सकते। रुको रुको रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। कोई गहरा गहरा आ गया हो तो उसे चलता कर देना। गप लड़ाने का भी मेरा कोई मूड नहीं है। सुधीर। हाँ सुधीर, चलो पहचान तो लिया। पहचानोगे भी नहीं? वाह, अरे आओ। अरे शरद, देखो कौन आया है। हाँ, अरे उसे बुला
बुला रही हो? कोई आरा गहरा है तो उसे चलता करो भाई। अच्छा, तो तुम सब सुन रहे थे। छुप छुप के सुनने की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी। सुधीर, क्या चल? लग तो ऐसी रहा हूँ। सुना है मेरा चेहरा कुछ खास बदला नहीं, लेकिन तुझे भीड़ में देख के शरद चौधरी समझता और पहचान लेता, इसमें थोड़ा शक है मुझे। क्यों बे, मैं बहुत बदल गया हूँ क्या? ना ना, बहुत नहीं, बस शक। वाणी, लगता मेरे भाई की बहुत ज्यादा खातिरदारी हो रही है। अरे यार, तू भी कहाँ की बात कर रहा है? बैठ बैठ, खड़ा क्यों है? चाय बनाओ, शरबत बनाओ, या कुछ और खाओगे बोलो? अरे रुको रुको, जरा सुस्ता ले, फिर सोचेंगे क्या खाना और क्या पीना है। 7 साल हो गए हैं। हाँ, 7 साल। अच्छा वाणी, तुम्हारा साथ चाय पियेंगे, शरबत, ठीक। और कुछ भी नहीं। ठीक है। अरे पहले जैसे रज्जगे की आदत है या नहीं? पहले से तो अब कुछ ज्यादा ही रत जगह होता है। बहुत अच्छे, तब तो आज की रात बड़ी मजे से कटेगी, क्या ख्याल है? फिर तो हो गई छुट्टी। सारी रात इनसे बातें की तो सिरफिरे होकर घूमोगे। किधर? भाई, वाणी की राय है कि मैं आजकल बड़े गंभीर और फिलोसफिकल थ्योरी की बातें करता हूँ। भाई वाणी कहती है तो सच ही होगा। वैसे मैं इन सबसे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। डर नहीं लगता? डर? हाँ? किस बात का? 7 साल यूरोपीय दर्शन केंद्र में रह के आया हूँ, अब तो क्या डर आएगा मुझे? पेरिस दर्शन का केंद्र है? मैंने तो कुछ और ही सुना था। पेरिस बहुत सी चीजों का केंद्र है और जीवन दर्शन उनमें से एक है, कम से कम फिलहाल तो। कैसा जीवन दर्शन? कैसा जीवन दर्शन माने? क्या तुम पूछ रहे हो? भाई, मैंने तो सुना हो कि तुम ये कुछ दर्शन पे ही मंथन किया फिर रहे हो। अरे भाई, कुछ कुछ पता है, तुमसे ताजा अलग जानकारी भी तो लेनी चाहिए ना। 7 साल रहे हो भाई। भाई 7 साल क्या मैं दर्शन के पीछे भागता फिरा हूँ? अबे तू तो हमेशा से ही दार्शनिक था, कॉलेज के दिन भूल गया क्या? क्या? मैं साइंस में था। अच्छा, तो क्या साइंस पढ़ने से दार्शनिक नहीं हो सकता? हो सकता, बल्कि साइंस पढ़कर ही दार्शनिक होना सबसे ज्यादा उचित होगा आज के इस युग में। तुम्हारा ये विचार है? हाँ। चाय चढ़ा दी है, बस अभी तैयार हो जाएगी। अरे वाणी, बैठ तो। सुधीर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा है यार। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि आज के युग में साइंस पढ़कर ही दार्शनिक होने की अधिक जरूरत है। तो दर्शन शुरू, सीधे फिलॉसफी का पचड़ा और दुनिया भर की समस्याओं के माथा पच्ची। झेलो तुम, ये दर्शन का पचड़ा है तो तुम ही उठा के ले आई थी, अब इसमें हमारा क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब बोल। क्या? अरे वही जो बोल रहा था कि साइंस पढ़कर ही दार्शनिक होने की अधिक जरूरत क्यों है? शरद, तेरा ये असली सवाल नहीं है। तो फिर क्या है? तेरा सवाल ये है कि हम जीने का अर्थ क्यों नहीं ढूंढ सकते? नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है। क्यों? तूने जीने का ढूंढ लिया है क्या? नहीं, लेकिन हाँ यार, मैं इतना जान चुका हूँ कि जीने का अर्थ ना ढूंढने से नहीं मिल सकता। बहुत दूर पहुंच गए, लेकिन इस देश में इसकी गुंजाइश है ही नहीं। देश का अपराध? अपराध नहीं है, अपराध नहीं, भाग्य। तो देश का भाग्य क्या यूरोप से भी अच्छा है? हाँ, एक तरह से। और यूरोप ही क्यों, और भी कई देशों से अच्छा है। किस तरह से? शरद, देश ने युद्ध नहीं देखा है। अरे लेकिन वो हाँ, जानता हूँ। सारण सुने, एवैक्यूएशन देखा है, लॉकडाउन देखा है, दुर्भिक्ष अकाल में मरा भी है, लेकिन मैं इन लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो फिर? एक पूरा का पूरा देश जिसके समस्त मनुष्यों ने हड्डियों, मांस, मज्जा तक ने भुगता है, उनकी एक एक बूंद को देख के समझा है। सिर्फ अपने अकेले मात्र का खून नहीं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सबका सम्मिलित खून, सबका। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 वर्ष, 6 वर्ष। हाँ यार, लेकिन वो तो करीब 75 साल पहले की बात है। आज की नई पीढ़ी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यंगर जनरेशन? आज की नई पीढ़ी, यंगर जनरेशन, हाँ? जिनका अधिकतर समय वायरल गानों पे रील बनाते फिरता है, गांजा फूकता है, सेक्स के मजे के लिए बलात्कार करता है, और जो थोड़े बहुत बचते हैं सड़कों पे निकल के नो मोर वॉर चिल्लाते हैं। सबसे मजे की बात क्या मालूम शरद? इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा कारण? इनसिक्योरिटी, सुरक्षा का अभाव, एक वास्तविक निश्चिंत भविष्य का अभाव।
इस देश की भी बहुत बुरी हालत है। बोलो। असल में हमारी असुरक्षा भूखमरी की है। मुझे खाना मिल जाए और मेरे बच्चों को मिलेगा कि नहीं, प्रश्न ये है। ये इनसिक्योरिटी नहीं है। नहीं है, कौन कहता है? ये तो और भी भयानक है। ये इनसिक्योरिटी इस देश में युगों युगों से है। तिल तिल के मरना, घुट घुट के जीना भयानक है, लेकिन आदत पड़ चुकी है। इस देश का दर्शन सहनशीलता का दर्शन है, क्षमा, सहिष्णुता, धैर्य का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रेजिग्नेशन। और उन देशों का दर्शन? उनके बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, ये तो इतनी दूर की बात है कि सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, उन देशों के विचार से उनकी सुरक्षा किसी भी क्षण मात्र समाप्त हो सकती है। कैसे? एक शब्द, एटम बम। क्या कहा? एटम बम, हाइड्रोजन बम। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो तुम लोग दोनों? इसके पहले नाम नहीं सुना क्या? एटम बॉम्ब के संबंध में तो आजकल कुछ ज्यादा ही रिसर्च चल रही है, नाम भला कैसे नहीं सुनेंगे। बहुत अच्छे भाई, ये तो मेरा फील्ड था। तेरे लिए तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। विषय ये होना चाहिए। इतने दिनों यही करता रहा। कॉलेज की पुरानी पत्रिकाओं में भक्तिकाल पर बड़ी गंभीर रिसर्च मिलेगी तुम्हें, शरद चौधरी के नाम से। देखना चाहते हो? नहीं, ये एटम बम के बारे में क्या रिसर्च कर रहे हो ये बताओ। कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं है यार। यूरेनियम 235 का मतलब भी नहीं मालूम। बड़ा साफ मतलब है, हिरोशिमा। ठीक, हिरोशिमा। अच्छा सुधीर, एक बात बताओ मुझे। हाँ युद्ध शुरू किया जापान ने, बिल्कुल। जापान पर एटम बॉम्ब गिराया अमेरिका ने। भला हमारा उससे क्या संबंध है, बताओ जरा। हाँ आज शाम विनोद के यहाँ शशांक बोल रहा था बैठक में कि यदि पड़ोसी मुल्क भारत पर एटम बम फेंक दे तो जवाबी कार्रवाई में भारत भी उस मुल्क पर बम फेंक देगा। इस तरह तो दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे यार। An eye for an eye makes the whole world blind. वैसे बात तो ठीक ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, एक ने किया तो दूसरे को तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वाणी, इसे एटॉमिक रेस कहते हैं, एटॉमिक रेस। और तुझे बताऊं, इस एटॉमिक रेस का एक और मतलब, परमाणविक जाति, मानव जाति का एक नया नाम। जाती हूँ, खाना बनाना है। अरे रोक इतनी भी जल्दी क्या है? ऐसे ही किचन कुछ अस्त व्यस्त बिखरी पड़ी है, समेट कर आती हूँ। भाई, एटॉमिक वेपन्स में मेरी अनहेल्दी जिज्ञासा वाणी जी को अच्छी नहीं लगती। आँख के सामने पति का दिमाग खराब होता देख भला कौन स्त्री है जिसे अच्छा लगेगा। अवाक हो गए? नहीं, हाँ लेकिन तुझे देख के जरूर हुआ हूं। अच्छा शरद, एक चीज बता, ये एटम बम को लेके इतनी माथापच्ची करने की तुझे और मुझे क्या जरूरत है? क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए जरूर है। तू एक बात बता, हिरोशिमा पर बम गिरा, क्या इसमें तेरी या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या जिम्मेदारी? भाई दोष तो उनका है जिनने बम गिराया, और दोष उनका है जिनने युद्ध शुरू किया। दोष सिर्फ चंद लोगों का ही नहीं होता। क्या तू ऐसा निश्चय पूर्वक कह सकता है कि मौका मिलने पर भारत के लोग ऐसा पाप नहीं करेंगे? भाई करेंगे, निश्चित ही करेंगे। तो फिर एक चीज बता, सारी जिम्मेदारी क्या ये मनुष्य मात्र की है? और तू अब क्या इन मनुष्यों पे फैसला करेगा? फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ यार? मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। अच्छा, तू कभी बम नहीं गिराएगा ना? कौन जाने भाई। और तू तो फिजिसिस्ट है, मौका पाकर बम बनाने में मदद नहीं करेगा, ऐसा कह सकता है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। देख यार, मैं मनुष्य को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं मनुष्य को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मनुष्य मैं खुद हूँ। मैं ही कैदी हूँ, मैं ही काउंसिल हूँ, मैं ही गवाह हूँ, मैं ही ज्यूरी हूँ, और जज भी मैं ही हूँ। मैं, तू और भी बहुत से सभी मनुष्य। ये देख, ये नहीं सब एविडेंस। हिरोशिमा, नागासाकी, बिकिनी, असल में सारी धरती मैंने शुरू हिरोशिमा से किया। कहां तक पहुंचे? ज्यादा नहीं, फिर भी काफी आगे। यदि चाहो तो आज की रात फैसला कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं कर सकता। क्यों? डर से। किस बात का डर? एक के बाद एक गवाह और सबूत सामने आएंगे।
और तब यदि मैं अपने आप को संभाल न सका, यदि मैं यदि क्या? कुछ नहीं, तू राजी है? और वाणी? वाणी वाणी होती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, उसे अभी रहने दो। तू राजी है कि नहीं ये बता यार। शरद, कहीं तू प्लानचेट चलाने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? प्लानचेट? भाई वो तो है, तू क्या समझता है मनुष्य को बुलाना भूतों को बुलाने से आसान है? तब फिर राजी? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तूने अपने आप को पहले से ही काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन बना बैठा है। हो सकता है तू डिफेंस काउंसिल बन जा। ये कैसे हो सकता है? क्या डिफेंस की जिम्मेदारी तेरी नहीं है? तू सिर्फ प्रोसिक्यूट ही करेगा? डिफेंस के लिए मैं कुछ ढूंढ नहीं सका यार। शरद! जानता हूं भाई, जानता हूं। ऐसे ही प्रायः मैं भी अपने आप को धमकाता हूं। अच्छा, ठीक है। कब? आज रात को डिनर के बाद वाणी सो जाए फिर। तेरे तो ये सारे कागज उलट सुलट पड़े हैं यार। शुरुआत कहां से करूं? 6 अगस्त सन 1945 सवेरे 8:15 एक विशेष क्षण। इसी क्षण बहुत कुछ आरंभ हुआ और बहुत कुछ समाप्त भी हो गया। जो आरंभ हुआ उसका अंत तो अभी तक नहीं हुआ, किंतु जिसका अंत हुआ उसका आरंभ मानव सभ्यता के साथ ही हुआ था। अब क्या फर्क पड़ता है यार, कहीं से भी शुरू कर लो। ठीक, यही सही। टीनियन आइलैंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के मरियाना आइलैंड्स के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप आकृति जैसे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क? इस आकृति का एक सांकेतिक अर्थ भी है, यदि चाहो तो ये अर्थ ले सकते हो। अमेरिकन बेस? युद्ध शिविर, वॉर कैंप, एयर कंडीशन बैरक्स, पानी के नल के, सिनेमा, स्विमिंग पूल, अस्पताल, प्लेग्राउंड, यानी कि 30,000 लोगों का एक आधुनिक अमेरिकी शहर। एक आवाज, एक हिजाने वाली घर घर की आवाज, हर दिन हर रात। आवाज किस चीज की? अमेरिकी बम मार जहाज एक उतरा तो एक उड़ा, नॉन स्टॉप। अचानक एक दिन वो आवाज सुन्न पड़ गई। महीनों तक टीनियन के आसमान में सन्नाटा गहराता गया। हर एक के कानों पर निस्तब्धता का बोझ, कोई उड़ान नहीं भरती। फिर बहुत दिनों बाद बहुत दूर से एक आवाज गहराने लगी, वही परिचित घर घर। सभी ने राहत की सांस ली। बहुत ही धीमी आवाज, अकेले जहाज की एक अकेली आवाज, फिर भी परिचित। हजार उत्सुक आंखें उमड़कर उस अकेले जहाज को छू रही थी कि वो विशाल जहाज धरातल पर उतरा और उस जहाज के गर्भ से निकली एक बड़ी सी पीले रंग की पेटी। कविता पढ़ रहे हो? ठीक, गलती सुनने वाले की है, कविता का कोई दोष नहीं। बहरहाल उस पीले बक्से में दूसरा परमाणु बम था। पहला बम 2-4 दिनों पहले एक सैनिक जहाज से वहां आ चुका था, जिसे कड़ी निगरानी में वैज्ञानिक शिविर में असेंबल किया गया था। ये यूरेनियम 235? हाँ, यूरेनियम 235। अरे हाँ सुधीर, तुझे इन दोनों बमों के नाम मालूम है? हाँ, लिटिल बॉय और फैट मैन। करेक्ट। अच्छा शरद, ये बता, B-29 एयरफोर्स ग्रुप 509 लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स, नेवी कैप्टन विलियम पार्सन्स, मेजर टॉमस फेरबी, मेजर क्लॉड एथरली, मेजर स्वीनी, मेजर चेसायर, ग्रुप कैप्टन चेसायर, मेजर हॉपकिंस, इन सब में तेरा पहला गवाह कौन? फेरबी। ठीक, बुलाओ। ठीक, चल बुलाते हैं। ये देख, ये क्या है? ये प्लानचेट बोर्ड है, इससे आत्माओं को बुलाते हैं। यहां उंगली रख।
लेफ्टिनेंट थॉमस फेरबी। शरद, नाम? थॉमस फेरबी, परिवार? वाइफ, 4 kids, तात्कालिक कार्यस्थल? एकमान, हेडक्वार्टर, फॉन्टेनब्लो, फ्रांस। सन 1945 अगस्त के महीने में आप कहाँ थे? टीनियर, तब लेफ्टिनेंट कर्नल थे। नो, मेजर। हिरोशिमा, बहादुरी का और प्रमोशन। शिमला के बाद प्रमोशन। अच्छा, उस बात की बातें अभी रहने दें। आपको मेजर फेरबी कहें तो कोई आपत्ति? नो, थॉमस भी कह सकते हैं। थॉमस? ना छोड़ो। मेजर फेरबी, 1945 में आपको एक खास काम सौंपा गया था, क्या ये सच है? सच है? एटम बम गिराने की जगह चुनने का बाहर? तब एटम बम के अस्तित्व का मुझे पता नहीं था। तो क्या आम एयर रेड के लिए निशानी की जगह चुनने को कहा गया था? अंदाजा तो था कोई नए किस्म का बम है, बट एटम बम है ये नहीं जानता। अच्छा, इस महान काम के लिए आपको ही क्यों चुना गया मेजर फेरबी? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूँ। एयरफोर्स से 40 चुनिंदा जवानों को छांटा गया था। मेजर फेरबी उनमें से एक थे, बल्कि एक प्रकार से नंबर 1। जापान के आसमान को इतनी पूरी तरह से और कोई नहीं पहचानता था, है ना मेजर? हो सकता है। अच्छा, निशाने की जगह का चुनाव करने के लिए जापानी आसमान में आप कितनी बार गए? बहुत बार, हफ्ते में 1 या 2 बार। और कितनी जगह ढूंढी? कम से कम 10। आपको कैसी जगह ढूंढने के लिए कहा गया था? जहां गिराने से बम की शक्ति का सबसे अधिक पता लगाया जा सके। यहाँ जहाँ सबसे ज्यादा विनाश हो सके? ऐसा भी कह सकते हैं। इसीलिए ऐसे शहर छांटने पड़े थे जिन्हें उस समय तक बमबारी से अधिक नुकसान नहीं पहुंचा था। हाँ, अच्छा, टीनियन अड्डे के पहले जापान पर कितनी बार बमबारी हुई थी बताएंगे आप? करीब 15,000 बार। 15,000? और इस 15,000 अभियान में कितने टन बम गिराए गए होंगे? लगभग 1 लाख टन। जापान के कितने शहरों पर? 70। मतलब सैनिक महत्व के लगभग सभी शहर तब तक बर्बाद हो चुके थे या कर दिए गए थे। हाँ, लगभग। यानी कि आपके चुने शहरों का कोई सैनिक महत्व नहीं था। ये कहना मुश्किल है। हाँ, और शहरों से कम? हाँ, बहुत कम। हाँ, मतलब आम जनता की नजरों में वो शहर मिलिट्री इंपॉर्टेंस का नहीं था। बोलिए। मुझे ऐसे शहर चुनने के लिए कहा गया था जहां अधिक बम ना गिराए हो। ओके, आपके चुने शहरों में से 4 शहरों पर साधारण बमबारी बंद कर दी गई थी, क्या ये सच है? हाँ। मतलब उन्हें बलि के लिए जिंदा रखा जा रहा था? What do you mean? I mean, एटम बम के विध्वंस को साबित करने के लिए छोटे छोटे विध्वंस बंद करने पड़ते हैं, यही ना? मुझे इस सवाल का जवाब देना होगा क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, टीनियन पर जब एटम बम पहुंच गए तो कितनों को इस बात का पता चला? लगभग 50 लोगों को। और कोई नहीं जानता था? नए किस्म का बम है, यही अंदाजा हुआ होगा लोगों को। आपको कहां तक पता था? मुझे इतना पता था कि एक तो है यूरेनियम 235 और दूसरा प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 का मतलब क्या है उस समय मालूम था? बहुत शक्तिशाली बम, ये तो जानता था, बट कितना शक्तिशाली है ये नहीं समझता। और ये कब समझे आप? 6 अगस्त की सुबह। हिरोशिमा, 6 अगस्त सन 1945। मेजर फेरबी, अपनी उड़ान का ब्यौरा बताइए। Well, 5 अगस्त को ऑर्डर आया 28 एयरफोर्स ग्रुप नंबर 509 हिरोशिमा, कांकुरा, नाइगाटा, नागासाकी। इन शहरों में से किसी पर भी बॉम्ब फेंक दो, बट हालात देखकर 3 B-29 प्लेन करीब 12 बजे के बाद रवाना होंगे। लीड प्लेन जिसमें बम होगा उसके पायलट होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल ट्विट्स। कुल मिलाकर तीनों प्लेन्स में कितने लोग थे? 11 सभी को पता था कि कौन सा बम है? नो, सिर्फ आपको पता था? मुझे नेवी कैप्टन विलियम पार्सन्स और पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल ट्विट्स। हमारा प्लेन जब मौत का सामान लेकर हिरोशिमा की ओर आगे बढ़ रहा था, दल के सभी सदस्य
अलग अलग ढंग से अपना समय काट रहे थे। दल के सभी सदस्य प्लेन के अगले हिस्से में रखे उस स्लेटी रंग के बॉम्ब के विषय में सोचने थोड़ा भयभीत थे, जो करीब 10 फीट लंबा और व्यास गज भर का था। इतना बड़ा बम उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपकी जिम्मेदारी क्या थी? बम फेंकना। हाँ ठीक। हिरोशिमा के आकाश में उड़ाने भरकर असंख्य तस्वीरें खींची। फिर उनकी जांच पड़ताल और गहन अनुसंधान के बाद मेजर फेरबी ने यह मूल्य ज्ञान प्राप्त किया कि ठीक किस जगह किस क्षण बटन दबाकर हिरोशिमा का अधिक से अधिक विध्वंस होगा। इसका सूक्ष्म ज्ञान मेजर फेरबी से बढ़कर और किसी के पास नहीं था, है ना मेजर? जो शख्स जिस काम को अच्छी तरह से कर सके उसे वही काम सौंपना सैनिक नियम है। जरूर, कहते चलिए। हमारा प्लेन 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। बाकी दोनों B-29 के करीब 12 मील पीछे उड़ रहे थे। पांव फटने के कुछ देर बाद ही जमीन देख पड़ी। हमने प्लेन को और ऊंचा उड़ाया। नेविगेटर के नक्शे से मिलाकर हिरोशिमा का त्रिभुजाकार अंतरिक्ष पहचाना गया। वैसे रडार की मदद के बिना भी मुझे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। बोलते रहिए। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट थे। हमारा प्लेन अपना काम खत्म करके राउंड ले ही रहा था कि अचानक सारा आकाश हजारों सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठा। संसार के प्रथम एटम बॉम्ब का विस्फोट हुआ। लगता था हवा नहीं धधकती आग हो। प्लेन जब तक पूरा यूटर्न लेता हिरोशिमा एक घने धुएं की ओट में लैप्स हो चुका था। धीरे धीरे वो धुआं और ऊंचा और ऊपर उठा। लगता था कोई मुक्का बंद हाथ हो जैसे। करीब 15,000 फीट ऊपर आसमान में आकर वो छतरी सा बिखर गया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ? उसके बाद तो बाकी के दोनों प्लेनों ने देखा। दीवारें राख हो गई थी और हजारों जाने पलक मारते स्वाहा। लगभग 4.7 वर्ग मील का क्षेत्र पूर्णतः ध्वस्त हो गया था। देखा और तस्वीरें खींची। आपने क्या किया? मैं लौट आया। नहीं, उसके पहले हिरोशिमा छोड़ते ही आपने क्या किया? हेडक्वार्टर को खबर भेजी। हाँ, सुधीर। मेजर फेरबी ने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़कर समाचार लिखकर वायरलेस ऑपरेटर को दिया। एकदम संक्षिप्त समाचार, अंग्रेजी के केवल 2 शब्द। कौन से शब्द मेजर फेरबी? रिजल्ट्स गुड। रिजल्ट्स गुड। टीनियन आइलैंड के हेडक्वार्टर्स ने इन्हीं 2 शब्दों की उम्मीद में सारी रात जागते हुए काट दी और आखिर खबर आई रिजल्ट्स गुड। चंद ही मिनटों में ये खबर वॉशिंगटन पहुंच गई। आपको कुछ पूछना है? हाँ, पूछना है मेजर फेरबी। अरे नहीं, मेजर फेरबी नहीं, अब तो लेफ्टिनेंट थॉमस फेरबी कहना चाहिए। कहिए। टीनियन से रवाना होने का जो समय तय किया गया था उसे बाद में 1 घंटा लेट करने का ऑर्डर हुआ था। क्या ये सच है? सच है। ये 1 घंटे लेट करने का ऑर्डर क्यों हुआ, इसका कारण जानते हैं आप? नो। अंदाजा लगा सकते हैं? बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सी टेक्निकल वजह हो सकती है। इस तरह के कामों में ऐसा होना कोई अजीब तो नहीं। नहीं, अजीब तो कुछ भी नहीं। लेकिन 1 घंटा देर से चलने का मतलब है हिरोशिमा 1 घंटा देर से पहुंचना। हाँ। यानी कि 7:15 पर पहुंचने की बजाय 8:15 पर पहुंचना। हाँ। इस 1 घंटा देर करने से क्या फर्क पड़ा, इसका कारण समझते हैं आप? मेरे समझने न समझने से कुछ नहीं होता। ऑर्डर इज ऑर्डर। 7:15 पर शहर के सबर्ब से लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर आने की तैयारी में थे। ऑफिस कारखानों में काम करने वाले शहर से बाहर के लोग ट्रेनों बसों से शहर आने की तैयारी में थे। हिरोशिमा के दफ्तर कारखाने तब भी निर्जन पड़े थे और 1 घंटे बाद 8:15 पर हजारों लाखों लोग चारों ओर से ठीक उसी जगह जमा होने थे जहां आपके सदे हाथों से अपने अचूक निशाने पर संसार का पहला परमाणु बम फटा। ये क्या बिल्कुल टेक्निकल वजह थी? जो भी वजह हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर के अलावा मेरा किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ और पूछना है? हाँ, पूछना है। हिरोशिमा के बारे में आप अब क्या सोचते हैं? मुझे जो ऑर्डर मिला वो मैंने पूरा किया। बस फर्ज के एहसास के साथ हुक्म की तामील करना मेरा काम था। मैंने तामील की। वैसे हालात में वैसा ऑर्डर मिले तो आज भी उसकी तामील करूंगा। मेरा सवाल ये नहीं था कि किस कर्तव्य की भावना से हम क्यों आते हो।
आपकी राय एटम बम गिराने के संबंध में क्या थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपका व्यक्तिगत विचार। फौजी नजरिए के मुताबिक कम से कम नुकसान करके ज्यादा से ज्यादा नतीजा हासिल करना, उसका सबूत है हिरोशिमा के कुछ दिनों बाद ही लड़ाई बंद हो गई और जापान ने अल्टीमेटम स्वीकार कर लिया। हिरोशिमा के बाद आप कभी गए थे वहां पर, युद्ध के बाद? गया था, लड़ाई बंद होने के हफ्ते भर बाद ही गया था। और हिरोशिमा के खंडरों टीलों के बीच चलते वक्त आपको कैसा लगा? लगा जो करना था बहुत अच्छी तरह से किया। गुड जॉब, वेल डन। और कुछ नहीं लगा? नो, मन में कोई अपराध या ग्लानि नहीं हुई? ये एकदम निजी मामला है और ये सिर्फ मेरे अकेले का मामला है। इस सिलसिले में किसी को भी कोई सवाल पूछने का कोई हक नहीं। क्या मैं अब जा सकता हूं? एक मिनट, आप मेजर क्लॉड एथरली को जानते हैं? जानता था। क्या आप ये बता सकते हैं कि हिरोशिमा के बाद उसका व्यवहार कैसा था? कामयाबी से खुश था, होना भी चाहिए था। अपनी रिपोर्ट में उसने हिरोशिमा को एक आइडल टारगेट कहा था और तारीफ भी की थी। हिरोशिमा के 3 दिन बाद ही मेजर एथरली को एक और जगह भेजा गया था, एक और जापानी शहर पर। शहर का नाम? कामपुरा। कांकुरा, नागासाकी नहीं? असली टारगेट वैसे कामपुरा ही था। किसी वजह से नाकामयाब होने पर नागासाकी की कोशिश करनी थी। लेट ट्रेन का पायलट कामपुरा शहर को लोकेट नहीं कर सका। टाइफून की वजह से देर हो गई, 9 बज चुके थे और जापान के इंटरसेप्टर प्लेन के हमले का भी डर था। यानी कांकुरा बच गया और नागासाकी खत्म। ये तो भाग्य का ही खेल था। जंग में ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं। हाँ, सो तो होते हैं, लेकिन इतना विनाशकारी फर्क और कहीं नहीं हुआ। बहरहाल, युद्ध के बाद आपने कभी मेजर एथरली को देखा है? देखा है, जेल में। अब आप जा सकते हैं। जरा अगला का वो मेजर एथरली नहीं यार, लोग से और सताने से क्या फायदा? इससे अच्छा है मिसेस एथरली को बुला। ठीक है, बुलाओ। यार इससे पहले चेसायर की गवाही क्यों ना पूरी कर ले, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चेसायर? हाँ। चेसायर, ये विकलांग बच्चों के लिए चेसायर होम का नाम सुना था। क्या ये वही चेसायर है? हाँ सुधीर, वही चेसायर। अच्छा, बुलाओ। लियोनार्डो चेसायर। सिर्फ लियोनार्डो चेसायर। आई एम नो मोर ग्रुप कहते हैं। मिस्टर चेसायर, आपका अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा। यही कोई 1-2 मामूली सवाल है। आपके जो भी सवाल हो पूछो, भरसक जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिस्टर चेसायर, सन 1945 अगस्त के महीने में आप कहां थे? रॉयल एयरफोर्स 617 स्क्वाड्रन, ग्रुप कैप्टन। किस जगह? टीनियन। जुलाई की शुरुआत में मुझे वहां भेजा गया था। टीनियन के अमेरिकी अड्डे पर आप कैसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पर। इसके लिए वॉशिंगटन राजी हो गया था। यानी कि एटम बम की विध्वंस शक्ति को अपनी आंखों से निहारने के लिए आप ब्रिटेन के प्रतिनिधि बनाए गए थे? शायद हाँ। इस काम के लिए आपको ही क्यों चुना गया? ये तो मैं नहीं जानता। मेरा मेरा दुर्भाग्य समझे इसे, और क्या। हाँ, शायद यही हो। आप रॉयल एयरफोर्स के सबसे अनुभवी पायलट्स में से एक थे। जर्मन शहरों पर सफल बमबार हमलों के लिए आपको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। शायद ये सब भी आपकी बदकिस्मती ही थी। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा, ब्रिटेन की ओर से कोई और भी था? एक और थे, सर विलियम पेनी। नागासाकी के हमले में आप थे? हाँ। लीड प्लेन में? नहीं, लीड प्लेन में नहीं था। बाकी 2 V-29 प्लेनों में से एक पर था। उसके बाद फिर क्या हुआ? पहले कामकुरा जाने की बात थी हमारी। हमारा लीड प्लेन से रेडियो कांटेक्ट डिस्टर्ब हो गया था। हमने टीनियन कांटेक्ट किया। टीनियन का लीड प्लेन से कांटेक्ट था। फिर हमें नागासाकी जाने को कहा गया। नागासाकी कब पहुंचे आप? 11:15 बजे। बम गिरने के कितनी देर बाद? लगभग आधे घंटे बाद। और
क्या देखा आपने? मैं ये तो नहीं बता सकूंगा। हाँ, इतना बता सकता हूं कि कई वर्षों तक हर रात किसी भयानक दुस्वप्न से मेरी नींद भाग जाती थी, खास करके जब मैं सैनिटोरियम में था। सैनिटोरियम? क्यों? मुझे टीबी हो गई थी। अभी भी दुस्वप्न आते हैं? नहीं, अब तो कुछ शांति मिली है। कैसे? पीड़ा को समझने का एकमात्र उपाय है जीसस क्राइस्ट को समझना। क्राइस्ट के अलावा यंत्रणा का अर्थ कोई भी नहीं दे सकता। क्राइस्ट को समझे बिना यंत्रणा एक अनजाना क्रूर दुर्भाग्य मात्र बनकर रह जाती है। जिस किसी ने भी हिरोशिमा नागासाकी को देखा है, उसकी असहनीय अवस्था का अनुमान लगाना भी कठिन होगा। मिस्टर चैसा, नागासाकी हमले के सैनिक सफलता के सिलसिले में एक पायलट की हैसियत से आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं। मैं जर्मनी के नाना शहरों के कई बड़े बमबार हमलों में शामिल था। उस समय अपनी रिपोर्ट में कई टेक्निकल वजह मैंने जाहिर की थी, पर नागासाकी को देखने के बाद मुझ में उस तरह विचार करने की क्षमता नहीं रही। पूरे शहर की अलग अलग यंत्रणाओं, पीड़ाओं का इकट्ठा योगफल निकालने की मैंने कोशिश की थी, पर सालों साल दुस्वप्न देखता रहा, जब तक मेरी आंखों में शांति पर ईसा मसीह की पत्ती किरण न फूटी। आपने मेजर इथरली के बारे में सुना? सुना है। सुनकर कैसा लगा? लगा जो मुझे मिला। यदि वो इथरली कोई मिल जाता तो शायद वो बच जाता। सुधीर, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा मिस्टर चैसायर, धन्यवाद। May God bless you, my son. May God bless you. अगला गवाह मिसेस इथरली। हाँ, ठीक, नूर बुलाओ। मिसेस इथरली! मिसेस इथरली, मुझे आपके पति क्लॉड इथरली के बारे में आपसे कुछ पूछना है। क्लॉड इथरली अब मेरे पति नहीं है। पता है, आपने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। हाँ, और अर्जी मंजूर हो भी गई। क्या आपको क्लॉड से प्यार नहीं था? था, बहुत था। क्लॉड जैसा पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा या जाना था। फिर आपने तलाक क्यों चाहा? उसके साथ आगे गृहस्थी चलाना संभव नहीं रहा। क्या युद्ध समाप्ति के बाद मेजर इथरली के लौटते ही आपको महसूस हुआ? नहीं, तब मुझसे सुखी और कोई नहीं थी। क्लॉड हीरो बनकर लौटा था। टेक्सास के ग्रेशन शहर में वीरोचित सम्मान मिला था। शोभा यात्रा, बैंड, पताका, नगर सज्जा, मेयर का भाषण, कुछ भी तो कसर नहीं थी। लेकिन क्लॉड, बोलिए बोलिए। अभ्यर्थना और अनुष्ठान के पहले ही क्लॉड वहां से बाहर भाग निकला। किसी से कुछ कहा भी नहीं। बहुत बाद में उसे एक गोदाम से ढूंढ कर निकाला गया। अकेला छिपा बैठा था और रो रहा था। रो रहा था? हाँ, उससे पहले मैंने उसे कभी रोते नहीं देखा था। रोना और इथरली एकदम अलग चीजें थी। फिर क्या हुआ? फिर सभी ने कहा नर्वस ब्रेकडाउन। शुरू में युद्ध से लौटे हुए बहुत से लोग शांतिपूर्ण जीवन में खप ही नहीं पाते। सो मैंने भी यही सोचा था, उसे फिर से स्वाभाविक बना सकूंगी। ऐसा अपने आप पर भरोसा था, ऐसा विश्वास था। नहीं बना सकी? नहीं, हालांकि कोई कसर बाकी नहीं थी कोशिश में। दिनों दिन हालत बिगड़ती चली गई। मुझे क्लॉड से डर लगने लगा। आधी रात अचानक जानवर की तरह चीख उठता। वही एक ही चीख, रिलीज इट। और उसके बाद पसीने से थर कांपने लगता, जैसे नरक देख लिया हो। और फिर
उस समय क्लॉड के चेहरे की तरफ देखते ही डर से मेरे प्राण सूख जाते। सारी मोह की यंत्रणा और भय इस तरह विकृत होकर उसके चेहरे पर आती कि मैं उसे पहचान भी नहीं पाती। सारे शरीर में कपकपी और सुबह देखती तो बुखार, कुछ बोलती तो उसे सुनाई भी नहीं देता। कभी-कभी दोनों आंखें फाड़-फाड़ कर मुझसे बोलता, सामान बांधो, हिरोशिमा जाना है। पेंटागन ने ऑर्डर दिया है कि हिरोशिमा जाकर मुझे देखना होगा कि वहां के नन्हे बच्चे-बच्चियों का क्या हुआ। You got to rush us, honey. Got to rush us, man. He's after me. He's after me. वही एक काल्पनिक भय उसे दिल कर खा रहा था। भागने की कोशिश करता और पुलिस देखते ही छिप जाता। उसे लगता जैसे उसे ही पकड़ने को आई है, जैसे उसे पकड़कर हिरोशिमा भेज देगी। पुलिस क्या, कोई भी वर्दी पहने दिखता तो क्लॉड थर-थर कांपने लगता। यहाँ तक कि पोस्टमैन को देखकर भी छुप जाता। Premium for the murder. Yeah, that's what it is. Premium for the murder for what we did to Japanese cities and Japanese children. असंभव होता जा रहा था वो मेरे लिए। क्लॉड पागल होता जा रहा था। भयानक उन्मादी होता जा रहा था। मैं समझ सकता हूँ मिसेस एथर्ली। नहीं, आप कुछ नहीं समझते। कोई भी कुछ भी नहीं समझता। तलाक का केस किया तो सारा शहर अचरज से घूरने लगा मुझे। राह चलना तक मुश्किल हो गया। अजीब ढंग से देखते लोग मेरी तरफ, जैसे मैं एक स्वार्थी और ढोंगी लड़की थी जो अपने बीमार पति को छोड़ भागी। क्लॉड जब आधी रात चीख उठता तब तो किसी ने वह सब नहीं देखा था कि डर के मारे दांत भींच कर भी किस तरह मैंने उस पागलपन को संभाला था। कभी एक धेले को भी नहीं छुआ। कहता था ये हत्या का इनाम है। Premium for the murder. Yeah, that's what it is. Premium for the murder for what we did to Japanese cities and Japanese children. फिर क्या हुआ? फिर पकड़ा गया। चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। चोरी? हाँ, एक बार भी इनकार नहीं किया उसने, बल्कि और भी बहुत सारी चोरियां कबूल की जो पुलिस नहीं पकड़ सकी। किस प्रकार की चोरी? यूं ही उठाई गिरी, दुकानों दफ्तरों में घुसकर छोटी मोटी चोरियां कर। आसमान पर थे। अब
जो जमीन पर थे। हाँ, ये डॉक्टर अराता ओसादा, एमिरेट्स प्रोफेसर, एक्स प्रेसिडेंट हिरोशिमा यूनिवर्सिटी। हाँ, ठीक है, बुलाओ। डॉक्टर अराता ओसादा। डॉक्टर ओसादा, लेख साथ लाए हैं? लाया। कैसे ले? स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए डॉक्टर ओसादा ने लिखाए थे। 1951 में 32 स्कूल कॉलेजों से लगभग 1000 लेख मिले थे। ठीक है ना डॉक्टर ओसादा? 2000। विषय क्या था? आई मीन सब्जेक्ट? हिरोशिमा का अनुभव। ये सभी बच्चे पिकाजन के दिन हिरोशिमा में ही थे। उनकी उम्र 8 से 11 साल के बीच में रही होगी। ये पिकादन क्या है? टीका यानी कि रोशनी, आलोक, और दन का मतलब होता है वज्रपात। परमाणु बम को हम लोग पिकादन कहते हैं। आलोक और वज्रपात, इतने कोमल नाम। जिन्होंने ये नाम दिया उनकी कल्पना इससे आगे नहीं जा सकी। डॉक्टर ओसादा, हम उन लेखों में से कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, सुनाता हूं। मैं माँ के साथ खाने बैठी थी। बाएं हाथ में कटोरा था और दाएं हाथ में चॉपस्टिक। ज्यों ही एक कौर भात मुंह में डाला कि अचानक चारों ओर से नारंगी रंग की तेज रोशनी। इस रोशनी के बारे में मैं जब देखता हूँ तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया है। आंखें इतनी चौंधिया गई थी कि सही रंग का अंदाजा ही नहीं लगा जा सका। और आपको तो मालूम है, जिन्होंने उस रोशनी को सीधे देखा उनमें से बहुत से लोग अंधे हो चुके हैं। खैर छोड़िए, आगे सुनिए। मैं कुछ समझ नहीं सकी। हाथ मुंह में डाला और कटोरा चॉपस्टिक नीचे रखा। उठकर 4-5 कदम चली। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, बेहोश हो गई थी। जब आंख खुली तो देखा चारों ओर से सफेद धुआं छाया है। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उठकर खड़ी हुई कि गिर पड़ी, फिर उठी। अब तक पूरे होश में आ गई थी। देखा मेरा दाहिना पांव मिट्टी में धंस गया। एक क्षण तो मैं अवाक रह गई, कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद जी जान से कोशिश करके पांव निकाला। मैं कहाँ हूँ? बैठक खाने की बड़ी अलमारी मेरे बगल में कैसे आ गई? सफेद धुआं छटने लगा था। मुझे क्या हो गया? एकाएक दोपहर की धूप से आंखें मुद गई और सर चकरा गया। भैया की आवाज सुनाई पड़ी, यही को चांद, यही को चांद। हम लोग नाम के बाद शान लगाकर पुकारते हैं। बच्चे इसी शान को चांद कहते हैं। मुझे लगा मैंने अपना नाम जीवन में पहली बार सुना। चिल्लाकर उत्तर दिया। भैया ने कहा, वहां से हिलना मत। मुड़कर देखा
जिधर भी निकलने की कोशिश करते उसी ओर से आग की लपटें झुलसा जाती। पैरों ने जवाब दे दिया, लगा। बस करो डॉक्टर आसादा। अच्छी बात है, ज्यादा बाकी भी नहीं है। उस लड़की ने भी लेख अधूरा ही छोड़ दिया है। क्यों, कहना मुश्किल है। और उस आग से वे सभी निकल पाए या नहीं, यह भी बताना मुश्किल है। खैर छोड़िए, आगे सुनिए। यूं सीहोरो कुमुरा टीकादन के दिन, उम्र वही 8 साल। यहां से सुनिए। हाँ, सायरन सुनकर घर से चला आया, मगर जरा ही देर में ऑल क्लियर सायरन बजा। मैं वापस स्कूल चल दिया। टीचर आए नहीं, सो हम गप लड़ाने लगे। उसके बाद प्लेन की आवाज सुनाई पड़ी। कुछ ही सेकंड बाद एक पीले रंग की रोशनी चारों ओर भभक उठी। देखा ना, इस बच्चे ने उस रंग को पीला रंग कहा। लगा जैसे सूरज की हरी पीली रोशनी आंखों में बैठ गई है। 2-1 सेकंड के ही बाद एक भयानक धमाका हुआ। चारों ओर बहुत सारे लोग बिछे पड़े थे। चेहरे झुलसकर काले पड़ गए थे। घर की तरफ पांव मोड़ के दीदी की पुकार सुनाई पड़ी। उसका चेहरा इतना बदल गया था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। दोनों जने घर आए तो देखा घर था ही नहीं। इधर उधर ढूंढ कर वापस आए तो पिताजी दिखे। वह ईंट मिट्टी हटाकर पता नहीं क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूछा, माँ कहाँ है? तो पिताजी बेचैन होकर बोले, मर गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा मार दिया है। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने देखा माँ के माथे पे 5 इंच की खील ठुक गई है। उसके बाद बारिश होने लगी। हम एक रेलवे पुल के नीचे जा खड़े हुए। पुल में भी आग लगी हुई थी। बारिश रुकते ही अचानक बड़ी ठंड हो गई। एक मकान जल रहा था। हम वहां जाकर आग तापने लगे। बहुत सारे लोग आग ताप रहे थे। उनमें से कोई भी साबुत नहीं था। सूजे चेहरे, झुलसे ओठ। मुझे बड़ी प्यास लगी। पास की नदी से पानी पीने के लिए गया। ढेरों झुलसे जले हुए मुर्दे बह जा रहे थे। उन्हें एक तरफ ढकेल कर मैंने पानी पी लिया। चारों ओर इतनी लाशें पड़ी थी कि उन्हें देखकर अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। एक छोटा सा बच्चा माँ माँ करके चीख रहा था। बहुत से लोग नदी की तरफ आ रहे थे। थोड़ी दूर आते आते गिर जाते और मारे जाते। थोड़ी देर में दीदी भी गिर पड़ी। युद्ध हर एक मनुष्य का शत्रु है। हम अगर कभी भी युद्ध खत्म कर सकेंगे और शांति कायम कर सकेंगे तो समझेंगे कि स्वर्ग में हमारी माँ खुश होगी। एक दो बात ऐसी तो होंगी ही। कच्चे हाथ की लिखावट है। आखिर सब बच्चे ही थे। डॉक्टर साहब, बड़े कच्चे हाथ, उम्र भी बहुत छोटी है। और सुनेंगे, और भी है बहुत सारे। सभी लेख ऐसे ही है। ऐसे ही, एक से ही, पर सब अलग अलग है। अलग अलग मनुष्य, अलग अलग जीवन। हाँ, 80,000 अलग अलग मनुष्य, 80,000 अलग अलग जीवन। 80,000 तो सुनकर एक बार अमेर की सरकार भी बड़े अचंभे में आ गई थी। उनके हिसाब से तो और भी अधिक होने चाहिए थे। और कितने? 2,47,000। सभी एक ही दिन? ना 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 ना, सब एक दिन नहीं। जो घायल थे बाद में मरे, और जो रेडियो एक्टिव रे के हमले से मरे, उन सबको मिलाकर। रेडियो एक्टिविटी का हमला, एटॉमिक डिजीज, जापान में से क्या कहते हैं? विष स्पर्श, टच ऑफ द पॉइजन। सुधीर, इस रोग का परीक्षण दुनिया में सबसे पहले किस डॉक्टर ने किया था मालूम है? डॉक्टर मिचिको इचिइया। हाँ, और इस रोग का पहला रोगी कौन था ये मालूम है? ना। वो खुद। अच्छा डॉक्टर आसादा, धन्यवाद। धन्यवाद? ना 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 ना, धन्यवाद तो आपका कि आपने पूरा सुना। अब तो ये कोई सुनना नहीं चाहता, सब भूलना चाहते हैं, अतीत कहकर दबाना चाहते हैं। आपके पास यदि 1 मिनट और हो तो एक और लेख, नहीं पूरा लेख नहीं, उस लेख के कुछ आखिरी वाले हिस्से। ठीक है डॉक्टर आसादा, जरूर सुनेंगे।
लेकर तनाका और उसकी मां स्नो आइलैंड की तरफ जा रही थी। नाव की भीड़ में किसी तरह खड़े होने भर की जगह मिल गई। तनाका ने लिखा है कि उसकी उम्र की एक लड़की, उस समय तनाका की उम्र 10 साल थी, तो आप उस लड़की की उम्र भी 10 ही साल मानिए। मेरी उम्र की एक लड़की मेरे सामने बैठी थी। उसके पूरे शरीर में जले हुए घाव थे, खून फट रहा था। माँ माँ कर पुकार रही थी। एकाएक उसने मेरी माँ से पूछा, क्या आपकी बेटी यहाँ है? उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था। माँ ने कहा कि हाँ। तो वह कुछ चीज माँ को देकर बोली कि यह उसे दे देना। देखा तो वह स्कूल का टिफिन था। सवेरे सवेरे उसकी माँ ने उसे बना दिया था। माँ ने पूछा, क्या तुम नहीं खाओगी? उसने कहा, नहीं, अपनी लड़की को दे देना, मैं तो बचूंगी नहीं, फिर खाकर क्या होगा? हमने खाया। नाव उस पार पहुंची। एकाएक वह लड़की हमसे बोली, मैं अपना नाम आपको बताती हूँ, अगर मेरी माँ मिले तो उसे आप लोग कह देना कि मैं यहाँ हूँ। इतना कहकर वह लड़की मर गई। मेरी उम्र। उस लड़की का नाम कोई नहीं जान सका। किसी को भी पता नहीं चला कि उस लड़की का नाम क्या था। खैर, आपका बहुत समय लिया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे 100 लेखों को चुनकर एक किताब छपी। दुनिया में शायद वही एक किताब है जो छोटे बच्चों द्वारा लिखी गई है, लेकिन उन्हीं के पढ़ने लायक नहीं है। अच्छा, तो औरों को बुलाया जाए? अब बंद करो, अब बंद करो शरद, बहुत हो गया। बहुत हो गया? हाँ हाँ, बहुत हो गया। हिरोशिमा की विविधता की जांच करने से अब क्या फायदा है? हाँ, आग से जल के मरे, छत से कुचल के मरे, रोग की पीड़ा से तिल तिल के मरे, और क्या बाकी है जानने को? कुछ लोग कुछ और भी ढंग से मरे हैं सुधीर, डर से। डर से? हाँ। किस बात का? एक और बम का डर। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद भी एक बम, तीसरा बम। लेकिन वो तो यहीं आकर तो हम हिरोशिमा और नागासाकी से जुड़ते हैं। इसी डर से ही मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और फिर डर से ही मनुष्य की चेतना जागती है। प्राणों की आदिमतम अनुभूति है डर। अगर ऐसा ही है तो सुधीर, थोड़ा धीरज धरो। डिफेंस में मैं तुम्हारी वकालत सुनूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 1,63,641 का बयान सुनना होगा। ये कौन? मतलब ये एक नंबर है, 163641 कावागुची, अनेमन कावागुची। इसकी गवाही कुछ उलट पुलट हो सकती है। दिमागी हालत कैसी है इस पर निर्भर करता है। अनेमन कावागुची। कैसे हो अनेमन? अनेमन, अनेमन, कैसे हो? अच्छा हूँ। आजकल क्या करते हो? आजकल कुछ नहीं करता। फिर पेट कैसे भरते हो? पेट फटे चिटे कपड़े उठा लेता हूँ, फटे चिटे कागज बटोरता हूँ, बिक जाते हैं। फूटी टिने, लोहा लक्कड़ के टुकड़े, कबाड़, सब कुछ बेच देता हूँ। अनेमन, तुम 1945 में कहाँ थे? 1945? हाँ। ओ, मित्सुबिशी कारखाने में। अच्छा, वहाँ क्या करते थे? इंजीनियरिंग। तुम इंजीनियर थे? हाँ, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर था। हाँ। 6 अगस्त की बात हमें बता सकते हो, याद करके? अनेमन, 6 अगस्त की बात याद करके। बात 6 अगस्त, हाँ, बता सकता हूँ। 6 अगस्त, हिरोशिमा मित्सुबिशी फैक्ट्री, 24 घंटे, 2 शिफ्ट,
12 घंटे की एक शिफ्ट, वॉर टाइम। पहली शिफ्ट रात के 2 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मैं पहली शिफ्ट में था। हाँ, पहली शिफ्ट में था। तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? उम्र 40, लेकिन बड़ा तंदुरुस्त था। 12 घंटे की शिफ्ट में भी मुझे तकलीफ नहीं होती थी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती थी। उसके बाद आगे सुबह 8 बज गए। लोग दफ्तरों में बैठे थे। मैं कारखाने से निकलकर यार्ड में आया। यार्ड शांत था, समुद्र की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वो आसमान भी नजर आता था। तभी अचानक तभी सायरन बजा। सभी कारखाने से बाहर निकल आए, झुंड बनाकर निकलकर यार्ड से होते हुए शेल्टर में चले गए। मेरे पास से मुझे डर नहीं लगा। हिरोशिमा पर कोई बम नहीं गिरेगा, सारे शहर में गिर सकता, लेकिन हिरोशिमा पर नहीं, यहाँ बम नहीं गिर सकता। और वो नागासाकी में भी नहीं गिर सकता। उसके बाद सभी शेल्टर में चले गए अंदर। मैं नहीं गया। वो आसमान देखा, ऑल क्लियर बजा। सभी कारखाने में वापस चले गए, लौट गए। मुझे दफ्तर जाना था। तभी आसमान में एक प्लेन दिखा, बहुत ऊंचाई पर। हमारा 0 प्लेन नहीं, V-29 अमेरिकन, लेकिन ऑल क्लियर हो गया। बम नहीं गिर सकता। हिरोशिमा पर बम नहीं गिर सकता। मैं दफ्तर की तरफ चला गया। जरा सा आगे गए थे, जरा सा दुकान, तभी एक आदमी नजर। उसे छोड़ो नेमन, हमें पता है वो सब। पीका था। अब तो सबको ही जानते हैं। कारखाना एपिसेंटर से दूर था, बहुत दूर था, लगभग 4,500 मीटर की दूर पर। फिर भी ब्लास्ट के धक्के से गिर पड़ा। मैं भी पड़ा रहा। बाद में होश आया। विस्फोट के धक्के से कपड़े लत्ते तार हो गए थे। कारखाने में आग लग गई। कुछ समझ नहीं आया। उठा कमर में भयानक दर्द। हाथ से टटोला तो कौन मारे गर्मी के फफोले फूट रहे थे। कुछ नहीं सूझा, सिर्फ इतना लगा भागना होगा, जैसे तैसे बचना होगा। छूट कर भागा, चारों तरफ भागा, नदी की तरफ भागा। उधर भी आग, कारखाने के गोदाम में आग लगी थी। सिर्फ एक नदी में आग नहीं थी। मैं नदी के पानी में कूद पड़ा। वो नदी का पाट छोटा ही था। अनेक लाशें बह रही थी, बहुत सी जलती हुई चीजें बिखरी बह रही थी। गोता मारा, उस पार पहुंचा, लेकिन किनारे उठ नहीं सका। किनारे की घास चल रही थी, पेड़ चढ़ रहे थे। वापस मुड़ा, तैरकर वापस इस किनारे आया कि इधर भी दुगनी आग भड़क उठी। आगे बोलो नमन। आगे बोलो। आगे इधर भी दुगनी आग भड़क उठी। फिर लेकिन एक जगह किनारे उठ सका, लेकिन वहां भी आग, चारों ओर आग। भागो, आग। आगे बोलो। आग, फिर नदी, फिर नाला, तैरना, दौड़ना। आखिर में हिजियामा पहुंचा। 6 घंटों बाद भयानक धूप। सो गया। शाम को नींद टूटी। उस वक्त शरीर में ज्यादा दर्द नहीं था। घर गया, समुद्री हवा, ठंडी हवा, घर गया। स्टेशन के पास ही था, एक मित्र के साथ रहता था। बड़ी भीड़ थी, बहुत से लोग ही लोग, लेकिन चेहरे मनुष्य कैसे नहीं थे, भयानक चेहरे। मैं भीड़ चीर कर गया, घर गया।
लेकिन न घर था न मित्र, सब कुछ समाचट हो गया था। सब कुछ समाचट हो गया था। सभी शहर छोड़कर बाहर जा रहे थे। मैं बैठे बैठे देखता रहा, सोचा आखिर शहर गया। भूख लगी, भीड़ के साथ साथ चलता रहा। हिरोशिमा से दूसरा बड़ा स्टेशन एक मार्शलिंग यार्ड था। एक मालगाड़ी करती, वो सामने की लाइन टूटी हुई थी। मैं डिब्बे में घुसकर लेटा और सो गया। आगे बोलो अनमन। आगे एक टनल में गाड़ी काफी देर तक खड़ी थी। सुरंग, अंधेरा, सुरंग। कोई बोल रहा, अरे बाप रे बाप, भयानक बमबारी हो रही है। अरे बाप रे, पता नहीं इस तरह कितने दिन कट गए। एक दिन सवेरे गाड़ी रुकी, मैं उतर गया और अवाक होकर देखा, अरे ये तो मेरा अपना शहर नागासाकी सेंट्रल स्टेशन। सड़क के दोनों ओर पेड़, आसमान में सफेद बादल, आकाश में प्लेन, एक प्लेन बहुत ऊंचा। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, देखने लगा। आवाज सुनाई पड़ी। एक कैसा प्लेन है? एक डर लगा, उल उठने लगी, भागा, नाले में कूद पड़ा, कीचड़ में डूब पड़ा। एक प्लेन चक्कर काट रहा है, वो बादल की तरफ झुक रहा है। वो देखो, वो क्या, वो नीचे, वो देखो नीचे, काला छोटा सा, वो देखो, काला छोटा सा, नीचे गिरता ही चला रहा। उसके बाद में पीका था। मेरा अपना शहर नागासाकी। 3 दिनों में 2 बार टीका दो एटम बम, 2 शहरों पर बंद। अमेरिका के अखबार इससे बहुत कम महत्व और दिलचस्पी वाले समाचार हजारों $1000 में खरीदते और छापते हैं, लेकिन ये समाचार उन्होंने नहीं खरीदे। और क्या करता सुधीर, और क्या करता? मैकेनिकल इंजीनियर को जापान में उस समय कौन नौकरी देता? कौन से कारखाने थे जो चलता हालत में थे? जहां तहां घूमता है, जहां तहां पड़ा रहता है, सो जाता है। दिमाग भी खराब हो गया, जो मिलता है उसे ही चुन खोद कर खा लेता है। कभी कोई पुराना दोस्त इसे अपने घर रख भी लेता तो रातों को चीख उठता है, मारने को घूरता है। अधिक दिनों तक इसे रखना भी उनके लिए संभव न था। इस बात का अंदाजा मिलते ही ये खुद ही रात के अंधेरे में गायब हो जाया करता, फिर एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता, फटे चितड़े बटोरता हुआ, जैसे कोई उसका ही पीछा करता हो, जैसे उसे ही ढूंढकर एटम बम गिराया जाएगा। एक बार तो बच गया, इस बार शायद सच में मारा जाएगा, इसलिए भागा भागा फिरता है। ठिकादार। ये है सन 1945 का अनेमन। वही अनेमन कावागुची। मतलब अनेमन कावागुची के चिथड़े बटोरने के दिन समाप्त हुए और उसका नाम खत्म होकर एक नंबर हो गया। हिरोशिमा नागासाकी की मिली जुली संतान 163641। शरद, यूरोप में जो इनसिक्योरिटी का भाव देखता हूं, उसमें यही डर है। सभी जानते हैं यदि युद्ध फिर शुरू हुआ। अब युद्ध नहीं सुधीर, तीसरा बम किसी युद्ध की प्रतीक्षा में नहीं है। मतलब बताता हूं। सान जीरो मासूदा। नाम सांजीरो मासूदा। देश निप्पन। एयाजुपोर्ट। आजकल धंधा कारीगर मिस्त्री, कुछ खेती बाड़ी भी है। आजकल पहले कहाँ काम करते थे? मछली पकड़ने वाले जहाज में खलासी था मैं। आखिरी दिनों कौन से जहाज पर काम कर रहे थे?
फुकुरियो मारू जहाज। फुकुरियो मारू? हाँ, टूना मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर, 99 टन्स। बहुत बहुत अच्छा जहाज था। फुकुरियो मारू का मतलब जानते हो सुधीर? लकी ड्रैगन। लकी, बहुत बहुत अच्छी किस्मत थी जहाज की, रातों रात मशहूर हो गया था। उस पर के सभी नाविक भी मशहूर हो गए थे, है ना मासूदा? हाँ, हम सभी के नाम सभी अखबारों में छपे थे। कब? 1954 जनवरी के अंत में अन्य 5 मछली मार ट्रॉलर्स की तरह ही लकी ड्रैगन इयाइजू के छोटे से बंदरगाह से मछली पकड़ने निकला। हाँ, उस साल ठंड बहुत थी, अधिक मछलियां हाथ ही नहीं आई। ज्यादा ठंड होने के कारण टूना मछलियों का झुंड दक्षिण को चला जाता है, तो उन्हें ढूंढते खोजते हम भी दक्षिण की ओर चल पड़े। हाँ, पहली मार्च को टूना मछलियों का झुंड मिला था। सारी रात लंगर डाला गया, जाल बिछाया गया, क्योंकि सवेरे मछली लाकर वापस निकलना था। उस रात तुम क्या कर रहे थे? मैं वॉच ड्यूटी पर था, डेक ही पर था। उसके बाद? उसके बाद पाँव फटने के वक्त पश्चिमी आसमान में एकाएक भयानक लपट उठी, भयंकर रोशनी। सभी अचंभे में थे। कुछ लोग तो देखने के लिए डेक पर तक चढ़ाए थे। देखा तो एक नीला बादल नीचे चक्कर लेता हुआ ऊपर को उठ रहा था। अचानक वह बादल आसमान में सीधा तीर सा उठ गया। नीला रंग गहरे लाल रंग में बदल गया। आसमान और समुंदर सब कुछ लगा जैसे खून के रंग में रंग गया हो। ये कब समझे आप? तीसरे दिन एक कर्मचारी गिर पड़ा। शरीर में ताकत नहीं, उठ ही नहीं सका बेचारा। कैप्टन ने उसे आराम करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन तो और गिर गए, उल्टियां करने लगे, सीने में जलन, तेज बुखार। नतीजा हुआ कि बाकियों का काम और बढ़ गया। 7 दिनों के बाद सभी की आंखों से मवाद निकलने लगा। सारे शरीर में लाल लाल घाव के निशान। बाल झड़ने लगे। बालों के साथ खोपड़ी की चमड़ी भी बबड़ियों सी झड़ती रही। लेकिन फिर भी जहाज चलाना ही था, काम करना ही था। एक बुद्धा जहाज भूत ही चला रहे थे समझो। बाकी के दिन किस तरह से बीते मुझे ठीक से याद नहीं। 12 दिन, हाँ 14 तारीख को जहाज इयाजू पहुंचा था, फुकुरियो मारू जहाज। लकी ड्रैगन, लकी सारी रात एक रात में मशहूर हो गया था। उस पर के सभी नाविक भी मशहूर हो गए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद जहाज से उतरते ही खचाखच भीड़। लेकिन सभी हमसे परे हट रहे थे, भाग रहे थे सभी के सब हमसे। अगले दिन टोक्यो के रेड क्रॉस अस्पताल और यूनिवर्सिटी से घोषणा हुई रेडियो एक्टिविटी। हम सभी को टोक्यो चालान कर दिया गया। फिर सुधीर, उसके बाद का ब्यौरा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मौत से लड़कर 23 में से 22 को तो बचा लिया। 23 आदमियों की घोर यंत्रणा से हाइड्रोजन बम के प्रमाण एकत्र कर लिए गए। मासूद अस्पताल में थे। कितने महीने थे आप वहां? 1 साल 8 महीने। 1 साल 8 महीने। सुधीर, कितने रोग, यंत्रणा, विभत्सता की कल्पना तुम कर लो।
लेकिन अकेले पड़े पड़े मासूदा ने उससे बहुत बहुत अधिक भोगा है। नहीं, अकेले नहीं, याजू से महीने में 2 बार मेरी माँ आया करती थी। माँ मुझसे मिला भी करती थी। इसलिए याजू के लोग माँ से मिलने में कतराते थे। लेकिन फिर भी माँ ने मुझसे मिलने में कभी कोताही नहीं की। वो चुपचाप बैठती और मुझे ताकती। फिर एक दिन हंस पड़ी और एक चिट्ठी मुझे दी। चिट्ठी? किसकी? उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। माँ घर पर नहीं थी। उसने ये चिट्ठी बंद दरवाजे से डाली थी। माँ ने सोचा अस्पताल में पड़े पड़े ये चिट्ठी पढ़कर मैं खुश हो जाऊंगा। उस दिन मुझे खुद से भी ज्यादा दुख मेरी माँ के लिए हुआ। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? अरे लिखा क्या होगा? वही जो लिखना था। जहर की चुभन से जले रोगी से ब्याह करने की हिम्मत किसमें होती भला? अच्छा मासूदा, आप जा सकते हैं। तीसरे परमाणु बम का शहीद सुधीर, अब युद्ध की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब तक धरती पर बहुत से परमाणु विस्फोट हो चुके हैं जिनकी रेडियो एक्टिव फॉल आउट का पूरा अंदाजा अब तक कोई नहीं लगा सका। तुझे एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। 1945 साल हिरोशिमा वाले बम की शक्ति थी 20,000 टन टीएनटी। वही 1954 साल बिकनी के हाइड्रोजन बम की शक्ति थी पूरे 2 करोड़ टन टीएनटी, यानी कि 1000 गुना अधिक। विज्ञान की जय यात्रा। इसलिए इस बार कटघरे में वैज्ञानिक को बुला रहे? हाँ। किसे बुलाओगे? बताता हूं, पहले ये चिट्ठी पढ़ो। क्या ये चिट्ठी? जानता हूं सुधीर, जानता हूं उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी थी। चूंकि जानता हूं इसलिए औरों को छोड़ उन्हें ही बुलाना चाहता हूं। शरद, इन्हें भी तू कटघरे में खड़ा करना चाहता है? सिर्फ कैदी क्यों कहते हो? सिर्फ कैदी क्यों कहते हो? कैदी, फरियादी, गवाह, मुंसिफ, सभी कुछ एक ही में सब मनुष्य। ठीक है, बुलाओ, लेकिन इस बार प्रोसिक्यूशन मैं करूंगा। ठीक है। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। यस। हाँ, वो पत्र मेरा है। वैज्ञानिक लियो सिलर ने जब मुझे वह पत्र लिखने को कहा था, तब मैं उनके तर्कों को नकार ना सका। उस दिन कौन जानता था कि इतनी विराट विध्वंसक शक्ति हिटलर के हाथ लग जाएगी? तब कौन कह सकता था कि चुप बैठे रहो, आग से मत खेलो? सारा संसार ही तब आग में जल रहा था। उस दिन मुझे क्या अधिकार था कि जो कुछ भी मैं जानता हूं उसे औरों को ना जानने दूं? एक और भी पत्र लिखा था मैंने। एक और पत्र? हाँ, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के नाम। इस पहले पत्र के 5 वर्षों बाद। तब तक लॉस एलामास में एटम बम बन चुका था, पर हिटलर हार गया था। साबित हो गया था कि उसके पास परमाणु अस्त्र नहीं है। लियो सिलार्ड उस समय, अरे सिर्फ लियो सिलार्ड ही क्यों, अधिकतर एटॉमिक साइंटिस्ट पागलों की तरह इसी कोशिश में लगे थे कि कैसे इस मानवकृत दानव को फिर से वश में किया जाए। 1945 के अप्रैल में सिलर ने मुझे यह दूसरा पत्र लिखने को कहा था। एक और पत्र? उस पत्र में क्या था? उस पत्र में लिखा था शत्रु, मित्र पक्ष और कुछ तटस्थ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को प्रशांत महासागर के एक निर्जन द्वीप पर बुलाया जाए। उनके सामने ही विस्फोट करके परमाणु बम की विध्वंसक क्षमता का प्रदर्शन किया जाए, जिसे देखकर शत्रु पक्ष युद्ध बंद करने के लिए विवश हो जाएगा। सिर्फ इस एक उपाय से असंख्य मनुष्यों की जानें बच जाएंगी और शांति स्थापित हो सकेगी। तो रूजवेल्ट राजी नहीं हुए थे? रूजवेल्ट ने वह पत्र पढ़ा ही नहीं। पत्र पढ़ा ही नहीं? नहीं,
इस पत्र के साथ सिलर्ट का एक विस्तृत मेमोरेंडम भी रूजवेल्ट की टेबल पर पहुंचा था। तब तक पत्र खुले भी नहीं थे कि अचानक 12 अप्रैल को रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। और उसके बाद ट्रूमैन के शासन में हम कुछ नहीं कर पाए। सिलर्ट, जेम्स फ्रैंक, रॉबिन विच, कई बड़े वैज्ञानिकों ने सिरफोड़ कोशिश की। आखिरकार ये बात एक विशेषज्ञ समिति के सुपुर्द कर दी गई। उस समिति में सरकार और मिलिट्री के प्रतिनिधि थे और 7 प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। उस समिति की राय थी, इस समिति की 3 सिफारिशें प्रेसिडेंट ट्रूमैन के पास भेज दी गई थी। एक, जितनी जल्दी हो सके जापान पर इस बम का प्रयोग किया जाए। 2, बम का लक्ष्य कोई मिश्रित स्थान होना चाहिए। 3, बम की शक्ति के बारे में किसी को भी कोई सूचना पहले से नहीं होनी चाहिए। यह आखिरी सिफारिश इतनी भयानक थी कि खुद नौसेना के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया। लेकिन समितियों के सभी और समितियों के वैज्ञानिक, मैंने हिरोशिमा के फोटोग्राफ्स देखे हैं, यूं ही मुझे किसी ने 7 वर्षों बाद दिखा दिए थे। उनमें से कुछ जापानी पत्रिकाओं में भी छपे थे। मुझे लगा अगर मुझे इसका जरा भी अनुमान होता तो मैं साइंटिस्ट ही नहीं बनता, कहीं मिस्त्री ही बना रहता। फोटोग्राफ्स देखने के बाद आपने किसी जापानी प्रकाशक को पत्र भी लिखा था ना? हाँ, यह पत्र लिखा था। मैं समझता हूं युद्ध काल में भी मनुष्य को मारना हत्या के बराबर ही है। फिर भी युद्ध ना हो, इसके लिए जब तक सारे संसार के विभिन्न राष्ट्र आपस में सहयोग नहीं करते, जब तक उनके आपसी झगड़े शांतिपूर्ण एवं वैज्ञानिक ढंग से सुलझाए नहीं जाते, तब तक उनको युद्धों के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। आज के युग में युद्ध का मतलब है सारे संसार का विनाश, क्योंकि आज की स्थिति में युद्ध को किसी भी सीमा में बांधना संभव नहीं रह गया है। एकमात्र प्रभावशाली उपाय है युद्ध समाप्त करो या युद्ध के कारणों को समाप्त करो। मनुष्य को सिर्फ यही एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। विज्ञान के लंबे इतिहास में वैज्ञानिकों की सबसे घातक भूल कौन सी थी जानते हो? हाइड्रोजन बम का आविष्कार। काउंसिल फॉर द डिफेंस, काउंसिल फॉर द डिफेंस। इनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर कैसे है? ये ऊपर वालों का काम है, जो युद्ध कराते, जो देश चलाते। वो भी नहीं समझ सकते, तू और मैं समझ के क्या करेंगे? मान ले हम दोनों बस के पैसेंजर हैं जो पीछे की सीट पर बैठे हैं। लापरवाह ड्राइवर 80 मील की रफ्तार से गाड़ी भगाए जा रहा है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते, भैया जरा आहिस्ते उस बच्चे को बचाकर? हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? सुधीर, हमें ही अपना ध्यान भटकाना होगा, खिड़की से बाहर ताकना होगा और कहना होगा, वाह क्या सुंदर दृश्य है। शरद, तो क्या उसके लिए दीवार में सिर फोड़ी करके तुम अपना जीवन नष्ट कर लोगे? और उस कार के लिए जिसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है? कौन कहता है? क्या जिम्मेदारी है बता। 2 जिम्मेदारी है। पहली, मैं और वो ड्राइवर एक ही जाति के हैं, मनुष्य जाति के। और दूसरी, मैं और वो ड्राइवर इसी शताब्दी में पैदा हुए हैं, इसी 20वीं शताब्दी में। हाँ, इसी 20वीं शताब्दी में तेरा और उस ड्राइवर के अलावा और भी बहुत से लोग पैदा हुए हैं। इन सब का जिम्मेदार क्या तू सिर्फ अकेला ही है? हाँ सुधीर, उन सब की जिम्मेदारी भी मेरे अकेले की है। और यदि कोई उस जिम्मेदारी को यदि कोई वो जिम्मेदारी लेने से मना कर दे तो भी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। मान ले आज से 1000 साल बाद का 30वीं शताब्दी का मनुष्य इतिहास में हमारी कहानी पढ़कर हमारी तरफ उंगली दिखाकर यह कहे कि वो देखो 20वीं शताब्दी का मनुष्य आत्मघाती विकृत बुद्धि जानवर। बता क्या जवाब देगा? उस जवाब को देने के लिए मैं जिंदा बचूंगा ही नहीं। लेकिन मैं बचूंगा, मुझे जिंदा रहना ही होगा। 30वीं शताब्दी के आगे अपनी शताब्दी का समर्थन करना होगा, आत्म पक्ष का समर्थन करना होगा, कहना होगा हमारी शताब्दी को गलत मत समझो, हमारी शताब्दी को गलत मत समझो, हमारी शताब्दी को गलत मत समझो, हमारी शताब्दी को गलत मत समझो।
20वीं शताब्दी का मनुष्य शरद चौधरी बोल रहा हूं। सुधीर, सुधीर अब क्या होगा? वाणी, वाणी मैं तेरे लिए हार मानने वालों में से नहीं हूं। तुम शरद का ख्याल रखो, मैं अभी आया। तुम शरद का ख्याल रखो, मैं अभी आया, मैं अभी आया। शरद, शरद। मैं शरद चौधरी विगत मृत विध्वस्त 20वीं शताब्दी का एकमात्र प्रतिनिधि शरद चौधरी बोल रहा हूं। मेरी शताब्दी निर्दोष है। झूठे गवाहों का विश्वास मत करो, झूठे विश्वासों पर फैसला मत देना। मेरी शताब्दी बेकसूर है। हेलो, हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? 30वीं शताब्दी के शांत और पवित्र मनुष्यों सुनो, मेरी शताब्दी भी सुंदर होती, 20वीं शताब्दी का मनुष्य भी शांत और पवित्र होता अगर मनुष्य का ये जन्मजात शत्रु उसे बर्बाद न करता। वो शत्रु, वो हिंसक विभत्स नरभक्षी पशु जो प्रकृति के आदिम काल से ही मनुष्य के खात्मे की कसम खाकर बैठा है। वो शत्रु, वो हिंसक विभत्स नरभक्षी पशु जो प्रकृति के आदिम काल से ही मनुष्य के खात्मे की कसम खाकर बैठा है। मनुष्य का वो जन्मजात शत्रु मनुष्य स्वयं ही है। मैंने गुफाओं में शत्रु के छिपे शत्रु का चेहरा पहचान लिया है। डर लगता है, चोट लगती है, नाश करता हूं, हत्या करता हूं। मैंने उसकी मरी हुई आंखों में जीवन की छाया देखी है। मैंने खुद को ही देखा। चोट किया, चोट लगी, ध्वंस किया, ध्वंस हुआ। हेलो 30वीं शताब्दी के मनुष्यों, क्या आप हमें सुन रहे हैं? बोलिए। 20वीं शताब्दी के अभ्यस्त मनुष्य, हम आपको सुन रहे हैं। वाणी, वाणी देखो, 30वीं शताब्दी के मनुष्यों की आवाज। हेलो, हेलो 30वीं शताब्दी के मनुष्य, तुम्हारा जन्म हमारी शताब्दी की विकृत गर्भ वेदना से हुआ है। आप किसका समर्थन कर रहे हो? जवाब दो। 20वीं शताब्दी के मनुष्य, हम इसका जवाब देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। वाणी, वाणी देखो, वाणी देखो, उन लोग आ रहे हैं, उन लोग आ रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के अभियुक्त मनुष्य, हमने आपको क्षमा कर दिया। आपके विकृत एवं विध्वंसक कार्यवाही के गुनाह से हमने आपको क्षमा किया। हालांकि आपके कुकृत्य से हम मानवीय गुणों के उच्च स्तर को छू भी नहीं पाए। फिर भी हम आपको एक और मौका देना चाहते हैं। आज के युग में युद्ध का मतलब है सारे संसार का विनाश, क्योंकि आज की स्थिति में युद्ध को किसी सीमा में बांधना संभव नहीं रहेगा। एकमात्र प्रभावशाली उपाय है युद्ध समाप्त करो या फिर युद्ध के कारणों को समाप्त करो। मनुष्य को सिर्फ यही उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। आज प्रस्तुत किया गया नाटक 30वीं शताब्दी हमें इतिहास के उस दर्दनाक अध्याय की याद दिलाता है जिसने पूरी मानवता को झकझोर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की त्रासदी केवल 2 शहरों की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि विज्ञान और शक्ति का प्रयोग यदि मानवता के विरुद्ध हो तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। यह विषय केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव की स्थिति बनी हुई है। ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव और युद्ध जैसे हालात हमें फिर से यही याद दिलाते हैं कि यदि मानवता विवेक और शांति का मार्ग नहीं चुना गया तो इतिहास खुद को दोहरा भी सकता है। इस नाटक में हमें दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस विनाश के लिए केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वे सभी लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। चाहे वो पायलट हो, वैज्ञानिक हो, रेकी करने वाले हो या वे सभी लोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस घटना से जुड़े थे।
और इस गंभीर और विचारोत्तक विषय को मंच पर इतनी सशक्तता से प्रस्तुत करने वाले हमारे सभी कलाकार वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः सभी कलाकारों को आमंत्रित करूंगी एक कदम आगे बढ़कर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें। हमारे बीच शरद की भूमिका निभाने वाले विकी तिवारी, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे सभी कलाकारों का। वाणी की भूमिका निभाने के लिए हमारी श्रीमती संगीता गुप्ता, सुधीर की भूमिका निभाने वाले श्री शेखर कुमार डे, थॉमस फेरबी, अमित सुदर्शन, लियोनार्डो चेसायर, सत्यम प्रजापति, मिसेस इथरली श्रीमती सुवर्णा बैनर्जी, डॉक्टर अराता और सादा कार्तिक बैनर्जी, अनीमन कावागुची प्रशांत घोष, सांजीरो मसूदा अश्विन यादव, प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन प्रखर यागिक, क्लॉड इथरली स्वर शुभम सेनगुप्ता जी, पर उन्होंने अपना सहयोग दिया, शुभम सेनगुप्ता जी। ईको मत्सुनागा मुक्ति मिश्रा स्वर श्रेया संकलेचा, यो सिहिरो किमूरा प्रखर अग्रहरी स्वर श्रेनिक संकलेचा, कियो को तनाका हंसिका मिश्रा स्वर श्रद्धा संकलेचा। हमारे साथ हमारे बाल कलाकार हैं जो अपना परिचय खुद देंगे। आकर्षी पॉल, जोरदार तालियां। सात्विक चैटर्जी, श्रुति दुबे, आर्या अग्रहरी। मंच से परे लेखक बादल सरकार, मूल नाटक त्रिंगशा शताब्दी बंगला 1966, हिंदी अनुवाद राम गोपाल बजाज, मेकअप कार्तिक बैनर्जी, कॉस्ट्यूम अश्विन यादव, स्टेज प्रॉप्स AVK राव, सेट अनमोल विश्वकर्मा। मंच के भैया आप आगे आए, भैया आप आगे आए, जोरदार तालियां। साउंड डिजाइन शुभम सेनगुप्ता, संगीत संचालन शिवकांत अग्रहरी, जपविन सिंह, प्रकाश संचालन रोहित तिवारी, लोक राग समिति, तकनीकी सहयोग अभिषेक शर्मा, सोशल मीडिया हैंडलिंग आयुष्मान शर्मा, मंच प्रबंधक नितिन विश्वास, कोऑर्डिनेटर सुरजीत कुमार गुहा, नेपथ्य सहयोग श्रीमती राधा उइके, मनीष रायकवार, पलक जैन, ओम प्रकाश साहू, हार्दिक उइके। आप सभी का स्वागत है। मंच संचालन प्रियंका सोनी, वीनस लोगो डिजाइन डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा, निशी वीडियोस, वीडियो एवं फोटोग्राफी संजीव गरई, लुक डिजिटल स्टूडियो, निर्देशन एवं ब्रोशर पोस्टर डिजाइन श्री विकी तिवारी, मार्गदर्शन कार्तिक बैनर्जी। विशेष आभार सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन, सिटी बंगाली क्लब। जोरदार तालियां लोक राग समिति श्रीमती निर्मला तिवारी, श्रीमती राधा उइके, श्री विवेक त्रिपाठी, दीपक अंबुधी, मनीष रायकवार। मैं आमंत्रित करूंगी श्री विकी तिवारी सर।
स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इसका अगला शो बहुत जल्द ही हमारा मंडला में होने वाला है। अभी अभी खबर आई है, बहुत जल्द ही इसका अगला शो मंडला में होने वाला है। धन्यवाद।